गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज पुनः हम आपको भारतीय दंड संहिता में संयुक्त उत्तरदायित्व एवं कॉमन इंटेंशन ज्वाइंट लायबिलिटी में ज्वाइंट लायबिलिटी संयुक्त उत्तरदायित्व में समान आशय का सिद्धांत भारतीय दंड संहिता में कहाँ कहाँ है, इन बातों का चर्चा आज हम पुनः शुरू करते हैं। जैसे आप इस बात को जानिए कि आपकी परीक्षा में एक प्रश्न श्योर आना है कि सामान्य आशय किसे कहते हैं, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में अंतर बताइए, संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न आपको आया है, ये प्रश्न आएगा, हमेशा आता है। तो जैसा कि आपको हम पिछले कक्षा में बता रहे थे कि धारा 34 समान आशय के सिद्धांत के अनुसार दंड की परिकल्पना करता है। समान आशय के सिद्धांत के अनुसार दंड की परिकल्पना करता है और उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आपराधिक विधि के अंतर्गत कहाँ पर ज्वाइंट लायबिलिटी की बात बताई गई, कहाँ पर संयुक्त उत्तरदायित्व की बात बताई गई। अर्थात कई लोगों के साथ सम्मिलित होकर, कई लोगों के साथ मिलकर कोई आपराधिक कार्य करता है, कोई भी व्यक्ति कई लोगों के साथ मिलकर आपराधिक कार्य में लिप्त होता है, मौके उपस्थित रहता है, सम्मिलित होता है, या अंशतः कार्य करता है, अंशतः रोक करता है, या नॉलेज के अनुसार करता है, या ज्ञान के अनुसार करता है, चाहे जैसे किसी भी कंडीशन करता है। और तो इन परिस्थितियों में भारतीय दंड संहिता में संयुक्त उत्तरदायित्व का सिद्धांत बताया गया है। सेक्शन 34 में, सेक्शन 35 में बताया गया है कि नॉलेज इंटेंशन आश्रय ज्ञान के अनुसार, सेक्शन 36 में अंशतः कार्य अंशतः रोक द्वारा, सेक्शन 37 में कार्य परिणाम के लिए, सेक्शन 38 में भी है सहयोग के लिए, सेक्शन 114 में, धारा 114 में है कि कोई अभियुक्त जो है अपराध में सम्मिलित नहीं है लेकिन घटना स्थल उपस्थित है तो भी उसकी कॉमन इंटेंशन के आधार पर, संयुक्त उत्तरदायित्व के आधार पर ज्वाइंट लायबिलिटी माना जाएगा और उस ज्वाइंट लायबिलिटी के आधार पर उसको दंडित किया जाएगा। इसके बाद 120 भी है, 120 भी भारतीय संहिता में है कि जब कोई आपराधिक कार्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा कोई वैध कार्य अथवा अवैध साधनों से करने अथवा करवाने के लिए एक प्रीप्लान कोई योजना बनाकर कोई कार्य किया जाता है तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, आपराधिक षड्यंत्र है। इसके बाद आपको मिलेगा 149 है, यहाँ आपको एक चीज और देखिए, 114 के पहले आपको मिलेगा 107, सेक्शन 107 भी है। सेक्शन 107 अमेंडमेंट है, दुष्प्रेरण है। दुष्प्रेरण से तात्पर्य है कि कोई कार्य करके, कोई आपराधिक कार्य करके, सहयोग करके, सहायता करके अथवा दुष्प्रेरण करके कोई व्यक्ति कराता है तो उस आपराधिक कार्य जो घटित हुआ है, उस आपराधिक कार्य के लिए उसकी लायबिलिटी जो है, उसकी दायित्व जो है, उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी जो है, आपराधिक दायित्व समान होने के नाते उस व्यक्ति को भी दंडित किया जाएगा, भले ही दूर से रहा हो, भले ही वो क्या किया हो, वो उसका आया हो, भले ही सहयोग किया हो। तो यहाँ 107 भी है और 149 में है, 138 सेक्शन 34 और 149 ये दोनों में अंतर आता है। सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन बात करता है और सेक्शन 149 कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करता है, मतलब समान आशय और समान उद्देश्य। समान आशय क्या है, समान उद्देश्य क्या, अभी आप लोग चर्चा करते हैं। 149 में है कि विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य समान उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कोई आपराधिक कार्य करता है जो जमाव अवैध है। अवैध जमाव कोई सदस्य है जो अवैध जमाव को करने के लिए एक समान उद्देश्य को अग्रसर करते हुए कोई आपराधिक कार्य करता है तो ज्वाइंट लायबिलिटी के आधार पर, संयुक्त उत्तरदायित्व के आधार पर उसको भी दोषी माना जाएगा। और इसके बाद आपको बता रहे हैं 396 में डकैती करना, हत्या से डकैती, डकैती करने जाते हैं, बैंक लूटते हैं या कोई भी डकैती करते हैं, उस डकैती में अगर हत्या होती है तो हत्या में कॉमन इंटेंशन में सबका लायबिलिटी एक माना जाएगा। वहाँ भी डकैती समय हत्या होता है तो कॉमन लायबिलिटी एक है। और 460 में प्रचंड गृह करते हैं रात में और किसी के यहाँ और जाते हैं गृह में तो सबकी लायबिलिटी, कॉमन लायबिलिटी सबकी एक मानी जाएगी। इस तरह से भारतीय दंड संहिता में कॉमन लायबिलिटी आपको संयुक्त उत्तरदायित्व यहाँ बताया गया है। अभी हम आपको चर्चा करते हैं सेक्शन 34 क्या है। सेक्शन 34 अभी पिछली बार भी आपको हम बताए थे, आज हम रिपीट करते रहे। सेक्शन 34 से तात्पर्य है समान आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य का दायित्व। कॉमन इंटेंशन को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा कार्य के दायित्व ये सेक्शन कहता है
जबकि कोई आपराधिक कार्य दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा सबके समान आशय को अग्रसर करते हुए, सबके समान आशय को अग्रसर करते हुए कोई आपराधिक कार्य किया जाएगा तो उस कार्य में हर व्यक्ति उसी प्रकार, तो उस समान आशय को अग्रसर करते हुए किया जाएगा तो उस कार्य में हर व्यक्ति उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा मानो वह स्वयं का अकेला किया हो। सबके समान आशय को अग्रसर करने में कोई आपराधिक कार्य किया जाता है तो हर व्यक्ति उस कार्य में उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा मानो वह कार्य स्वयं अकेला किया हो। ये धारा 34 कहती है। धारा 34 में व्यक्तियों की संख्या दो अथवा दो से अधिक हो, दो अथवा दो से अधिक कोई आपराधिक कार्य करते हैं, जो अथवा दो से अधिक कोई आपराधिक कार्य करते हैं जो अवैध है, उसको करने के लिए अथवा कराने के लिए कोई योजना के तहत कोई आपराधिक कार्य में सम्मिलित होते हैं, शरीक होते हैं तो लायबिलिटी के आधार पर, उत्तरदायित्व के आधार पर उनको दोषी माना जाएगा। भले अपराध में वो मतलब खड़े रहे हो, अपराध में जैसे अपराध हो रहा है उसमें खड़े रहे हो या सहयोग किए हो, कुछ भी किए हो, लेकिन लायबिलिटी सबकी एक होगी। जैसे हम आपको कल बता रहे थे, एक केस है वीरेंद्र कुमार घोष बनाम किंग इम्टर केस है, ये 1924 की केस है। 1924 केस में 1924 की प्रीवी काउंसिल केस है। इस केस में भी यही हुआ था। वीरेंद्र कुमार घोष को मैं पिछले दिन बताया था पोस्ट मास्टर हत्याकांड में ये लोग 4 लोग मिलकर जाते हैं एक पोस्ट ऑफिस में लूटने के लिए और वहाँ पोस्ट मास्टर पैसा गिन रहे थे। पोस्ट मास्टर को जो है कि सामने से ये लोग जो है कि देखते हैं, पैसा छीनने का प्रयास करते हैं और गोली मारते हैं, संजोग से उनकी मृत्यु हो जाती है और अभियुक्त भाग जाते हैं। 3 लोग और जो 2 लोग 3 लोग सब भाग गए और पकड़े जाते हैं उसमें वीरेंद्र कुमार जब पकड़े जाते हैं तो वीरेंद्र कुमार ने कहा कि साहब मैं तो अपराध जो हुआ मैंने पोस्ट मास्टर को गोली नहीं मारा है और न ही मैं अपने मन से गया था, ये लोग हमको जबरी कहे हम चल दिए, मैं भी आ गया था, इसलिए मुझे दोषी न ठहराया जाए। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पहले पुरानी केस है, आप इंडियन यूनिवर्सिटी भी आप पढ़े थे देखे हैं, 1900 ये केस है 1923 की, 1923 अब 2000 आ गया है, 1923 की या 1924 केस है। उस केस में तो उन्होंने कहा कि हम बाहर खड़े थे इसलिए हमको दोषी न माना। कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनको दोषी ठहरा दिया। ये मामला गया प्रीवी काउंसिल अपील में। प्रीवी काउंसिल ने कहा कि ना जो व्यक्ति आपराधिक घटना में संलिप्त थे किसी न किसी रूप में, भले ही बाहर खड़े थे, अर्थात मतलब इस केस का हवाला लाइबिलिटी के आधार पर आप देखेंगे तो सेक्शन 114 जो आईपीसी भारतीय दंड संहिता धारा 114 जो कहती है घटना स्थल पर अभियुक्त की उपस्थिति ही पर्याप्त है लाइबिलिटी साबित करने के लिए। अर्थात वीरेंद्र कुमार घोष बनाम किंग इम्टर AIR 1923 के मामले में माननीय प्रीवी काउंसिल ने इस बात का निर्धारण किया कि घटना स्थल पर अभियुक्त की उपस्थिति ही पर्याप्त है। अगर घटना स्थल पर अभियुक्त उपस्थित है, भले ही उस अपराधिक कार्य में सम्मिलित न रहा हो, शरीक न रहा हो, तो क्या किया जाएगा? वो दोषी माना जाएगा। उसका भी दोष है, उसकी भी लायबिलिटी है, सेम रोल के लिए सेम, भले ही अच्छा अभी आपको बता दें कि इस 34 में ये सेम रोल सिमिलर रोल की बात जो है कि ये तो बिल्कुल घोष था, लेकिन महमूद साहब नाम की इम्टर जब केस आई, महमूद साहब नाम की इम्टर केस में उस केस में प्रीवी काउंसिल ने 1945 केस है, उस केस में प्रीवी काउंसिल सामने आया कि उसमें निर्धारित कर दिया गया सेम रोल सिमिलर रोल, आज तमाम बातों को वहाँ अलग कर दिया गया। सेम रोल क्या है, सिमिलर रोल क्या है, कभी कभी आप देखते हैं सेक्शन 34 के तहत कॉमन इंटेंशन में, सामान्य आशय में होता क्या है कि 4 व्यक्ति अपराध किए हैं और उसमें सबका आपराधिक आशय एक था लेकिन कार्य का रोल भिन्न था। भिन्न रोल के अनुसार इंटेंशन भिन्न है, इसलिए अपराध भिन्न है। अपराध भिन्न के नाते उनकी जो है कि दंड की मात्रा भिन्न हो जाती है। ध्यान दीजिए, अगर उनका आशय भिन्न है तो आपराधिक कार्य भिन्न होगा, आपराधिक कार्य भिन्न होने के नाते दंड की मात्रा भिन्न हो जाती है। आप देखते हैं न्यायालयों में जमानत के प्रार्थना पत्र पर या फाइनल हियरिंग पर, फाइनल मतलब जजमेंट के समय, फाइनल सुनवाई के समय वहाँ बहस होती है कि साहब मेरा सेम रोल था, मेरा सिमिलर रोल था। बेल होती है, कहता सेम रोल है, अगर सेम रोल में एक आदमी बेल हो गया तो इनका बेल हो जाए। लेकिन अगर सिमिलर रोल है, जैसे कि कोई आदमी जो है कि क्या किया, कॉन्स्पिरेटर है, षड्यंत्र किया एक या तो आपराधिक षड्यंत्र किया या तो मतलब कोई चीज ला कर दिया, जैसे
रिवॉल्वर दिया या एसिड अटैक है होना है तो एसिड का सामान दिया तो उसका भी लाइबिलिटी वही बनती है। तो उसमें होता है जो फेंका एसिड जो फेंका है उसको और जो एसिड ला कर दिया, दोनों के कार्य तो एक है, कार का इंटेंशन आशय एक है, लेकिन उसकी आकार की जो गंभीरता है अलग हो जाती है। इसलिए वहाँ सेम रोल और सिमिलर रोल की बात जो है भिन्न होती है। अब आपको बता दें, आपको हम बता दें कि अब सेम रोल सिमिलर रोल में, सेम रोल और सिमिलर रोल के अंतर्गत आपको जो है बेल हो जाती है, कभी कभी बेल नहीं भी होती है, बेल खारिज होती है। क्यों? रोल भिन्न, अपराध की मात्रा भिन्न, अपराध का आशय एक है लेकिन अपराध करने का जो कृत्य है वो भिन्न है, तो अपराध की मात्रा के अनुसार दंड भी भिन्न हो जाएगा। और कभी कभी आप देखते हैं कि एक ही अपराध में कोई एक्विटल होता है, कोई कन्विक्टेड हो जाता है, कोई दोष सिद्धि होता है, कोई दोष मुक्ति हो जाता है, लेकिन धारा 34 के ही तहत होता है। ठीक, अब आपको हम बताते हैं धारा 34 में सामान्य आशय से क्या तात्पर्य? सामान्य आशय से तात्पर्य है प्री प्लान, पूर्व नियोजित योजना। पूर्व नियोजित योजना सामान्य आशय होता है। विचारों का पूर्व मिलन, मीटिंग ऑफ माइंड, मस्तिष्क का मिलन, किसके लिए? क्रिमिनल एक्ट के लिए, क्रिमिनल एक्ट के लिए, आपराधिक कार्य के लिए विचारों का पूर्व मिलन, विचारों का पूर्व, मस्तिष्क का पूर्व मिलन, आपराधिक आशय के व्यवस्था को, आपराधिक आशय के भिन्नता को, आपराधिक आशय को निर्धारित करता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ आपराधिक आशय क्या है, आशय क्या है, इंटेंशन क्या है, आपराधिक आशय सामान्य आशय क्या है, क्रिमिनल इंटेंशन क्या है, सामान्य आशय क्या, सामान्य आशय तात्पर्य है वह आशय जो किसी आपराधिक घटना को घटित करने से पहले पूर्व सुनियोजित योजना के तहत किया गया हो, उसको क्या कहेंगे? कॉमन इंटेंशन। व्हाट इज द कॉमन इंटेंशन? सामान्य आशय क्या है? सामान्य आशय क्या है? पूर्व नियोजित योजना के अंतर्गत कोई आपराधिक कार्य करने के लिए कोई प्री प्लान से कोई योजना बनाई जाती है, वह योजना क्या होगी? कॉमन इंटेंशन होगा। सामान्य आशय, ध्यान दीजिए, सामान्य आशय। अच्छा, सामान्य आशय में और सम आशय दोनों में अंतर हल्का सा आप देख लीजिए। जैसे ए और बी दोनों सहमत होते हैं कि सी नामक व्यक्ति इधर से आएगा और उसको मारा जाएगा और लाठी डंडे से मारा जाएगा। लाठी डंडे से मारने से व्यक्ति की मृत्यु संभव नहीं है कि मृत्यु हो जाए। किसी व्यक्ति को लाठी डंडे से मारा जाएगा तो मरने की संभावना कम रहेगी। अगर किसी व्यक्ति को गोली से मारा जाएगा तो मरने की संभावना अधिक होगी। कार्य के अनुसार, इंटेंशन के अनुसार अपराध गंभीरता बढ़ जाती है। ध्यान दीजिए, इंटेंशन के अनुसार, आशय के अनुसार अपराध गंभीरता बढ़ जाती है। मैंने आपको बताया ए और बी दोनों सहमत होते हैं, सहमत से सी को मारने के लिए। ए बी जो है कि आपस में सहमत होकर वहां जा रहे थे तो मतलब जो बी नामक व्यक्ति था अपने जेब में रिवॉल्वर लिया था, जिस बात की जानकारी ए को नहीं थी। जब ही सी नामक व्यक्ति वहां पहुंचता है और दोनों लपट कर मारने लगते हैं लाठी डंडे से, तब तक बी नामक व्यक्ति गोली मारता है, ठाए से वो मर जाता है। अब जब मर जाता है तो अब 302/34 के तहत दोनों दोषी माने जाते हैं। अब यहाँ पर मामला यह है कि हत्या के लिए 302 है और किसी को लाठी डंडे से मारना अगर है, लाठी डंडे से मारना, उसको हाथ पैर तोड़ देना, वाले हाथ पैर टूट गया लाठी डंडे से, तो 324 हो गया। अब ऐसे देखिए 302 325/34 302 माने जान से मार दिया, 325 में मारा लाठी डंडे से, हाथ में टूट गया, शरीर के कोई पार्ट टूट गया। जो 320 की परिभाषा के अंदर भारतीय जनसंख्या धारा 320 में 8 कंडीशन से किसी को पीटा जाएगा, मारा जाएगा तो 325 लग जाएगा। अब 325 में है कि शरीर का कोई भाग टूट जाए, हड्डी टूट जाए, कहीं कोई फ्रैक्चर हो जाए, 325 हो गया। और कॉमन इंटेंशन क्या है? सामान्य आशय के अनुसार मारपीट होती है। अब एक आदमी की गोली सपोज करिए एक गोली से मार दिया, ए नामक व्यक्ति ने ए और बी सी को मारते हैं। ए जो है क्या करता है? ए जो है लाठी से मारता है और बी क्या करता है कि फायर कर देता है रिवॉल्वर से। यहाँ पर कॉमन इंटेंशन दोनों का है मारना, लेकिन बी जो है इस बात की जानकारी इसको नहीं थी ए को कि ये रिवॉल्वर लिया है, तो कॉमन इंटेंशन सामान्य आशय जो है भिन्न हो जाएगा। वहां मारने का जो प्री प्लान था लाठी से मारने का, लेकिन इस बात की जानकारी ए को नहीं थी कि बी के पास रिवॉल्वर है, रिवॉल्वर गोली मारता है, इसकी लायबिलिटी यहाँ इसकी अलग हो जाएगी, इसकी लायबिलिटी अलग हो जाएगी कॉमन इंटेंशन के अनुसार। लेकिन
यदि, ध्यान दीजिए, ए और बी जब बात कर रहे थे सी को मारना है और बी के पास रिवॉल्वर था, उस समय रिवॉल्वर दिखा रहा था रिवॉल्वर है और मारने की योजना बनकर वहां जाते हैं, मारते हैं। अगर रिवॉल्वर से बी गोली मारता है सी को और सी की मृत्यु हो जाती है तो यहां ए और बी दोनों लायबिलिटी दोनों की होगी कॉमन इंटेंशन के अनुसार 302 के लिए। ध्यान दीजिए, बात क्लियर हो गया। अब यहां पर आपको सेम रोल एंड सिमिलर रोल की बात क्लियर हो गई। सेम रोल से तात्पर्य है कि एकदम कॉमन इंटेंशन के अनुसार, सामान्य आशय के अनुसार रोल समान अगर है तो दंड की मात्रा समान होगी, कॉमन इंटेंशन के अनुसार रोल अगर भिन्न है तो दंड की मात्रा भिन्न होगी। ध्यान दीजिए, बैठिए बैठिए 2 मिनट बैठिए, आप लोग बैठिए थोड़ा सा। अब देखिए, अब सामान्य आशय से क्या तात्पर्य? सामान्य आशय से तात्पर्य पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कोई आपराधिक कार्य किया गया हो। पहले बात, सामान्य आशय क्या है? कॉमन इंटेंशन क्या है? कॉमन इंटेंशन पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कोई आपराधिक कार्य किया गया हो। ये किस केस में कहा गया? ये वीरेंद्र कुमार घोष बनाम किंग इमिटर केस में कहा गया, वीरेंद्र कुमार घोष बनाम किंग इमिटर केस में कहा गया। दूसरा है सामान्य आशय से तात्पर्य है कि सामान्य आशय से तात्पर्य है कि कोई किसी अपराध जो कर रहा है उसके परिणाम को जाने बिना कोई अपराधी कृत करता है। सामान्य आशय का अर्थ है, सामान्य आशय से तात्पर्य है कि अभियुक्त को घटना के पूर्व, अभियुक्त को कोई घटना कर रहा है उसके पूर्व दुराशय था, उसका आशय, उसकी मिन्सिरिया गलत थी। अपने अभियुक्त द्वारा घटना करने से पूर्व मिन्सिरिया उसकी एक समान थी, मिली हुई थी, दोनों दूसरी मानसिकता से थे, मिन्सिरिया से, गलत आशय से थे। तो कोई अपराधिक कार्य गलत आशय से किया जाएगा तो अपराध होगा। मैंने आपको बताया था एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में मानव अपराध के लिए आवश्यक बताया था, मानव दुराशय कार्य और मानव द्वारा गलत आशय से कोई अपराधिक कार्य किया जाएगा जिससे किसी क्षति होगी तो क्या हो जाएगा? क्राइम हो जाएगा। जब क्राइम है तो दंड है। अब यहाँ क्राइम कैसे हो रहा है? क्राइम हो रहा है आपका कॉमन इंटेंशन के अनुसार, सामान्य आशय के अनुसार हो रहा है। अगर सामान्य आशय के अनुसार हो रहा है तो दंड की मात्रा सामान्य होगी। अब इसमें सेम रोल अभी और क्लियर आप लोग करते हैं। पहले आप देख लीजिए कि धारा 34 के आवश्यक तत्व क्या है। धारा 34 का आवश्यक तत्व क्या है? धारा 34 का आवश्यक तत्व कोई आपराधिक कार्य किया गया हो। पहली बात, पहला आवश्यक तत्व क्या आपको मिलेगा कि कोई जो है आपराधिक कार्य किया गया हो। धारा 34 में पहला आवश्यक तत्व कोई आपराधिक कार्य किया गया हो। दूसरा है आपराधिक कृत करने में एक से एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा सहभागिता हो। कोई आपराधिक कार्य किया जा रहा है तो व्यक्तियों की संख्या 2 अथवा 2 से अधिक होनी चाहिए। व्यक्तियों की संख्या 2 अथवा 2 से अधिक है तब दंड सामान्य आशय लगेगा। एक आदमी के ऊपर सामान्य आशय नहीं लगेगा। सामान्य आशय उसको चाहिए। सामान्य आशय मतलब है कि व्यक्तियों की संख्या 2 अथवा 2 से अधिक हो और किसी आपराधिक कार्य करने के लिए प्री प्लान बने। पूर्ण योजना के तहत कोई आपराधिक कार्य किया जाता है जिससे किसी को क्षति होती है, कोई अपराध होता है तो क्या होगा? कॉमन इंटेंशन हो जाएगा, सामान्य आशय हो जाएगा। उसको अगर उस कार्य में भले ही वो सहयोग किया हो, खड़ा हो, लेकिन दंडित माना जाएगा। दूसरा आपको है आपराधिक कार्य, आपराधिक ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाए जो सबके सामाजिक आशय में, आपको दूसरी पॉइंट में बता रहा था कि किसी न किसी रूप में सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में आपराधिक कार्य किया गया है। तीसरा है कि व्यक्तियों की सहभागिता, आपराधिक कार्य में सामान्य आशय तब होगा जब व्यक्तियों की सहभागिता होगी किसी आपराधिक कार्य को करने में। अगली पॉइंट है कि सामान्य आशय को अग्रसर करने में पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार किया गया हो। आपराधिक कार्य घटित होने के लिए अभियुक्त को किसी न किसी रूप में सहभागिता होना आवश्यक है। इस तरह से आपको सामान्य आशय के लिए जो 6 पॉइंट हमने बताया, उन 6 पॉइंट को परीक्षा में आपको लिखना है। सामान्य आशय क्या है? आपराधिक कार्य किया गया हो, आपराधिक कार्य 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, सबके सामान्य आशय से किया गया हो और पूर्ण योजना के अनुसार किया गया हो। अपराध घटित करने से कुछ शारीरिक उपस्थिति हर मामले में आवश्यक नहीं है, लेकिन 334 के तहत आपराधिक घटना में शारीरिक उपस्थिति आवश्यक है। और इसके बाद हम आपको बताते हैं सामान्य आशय को सामान्य उद्देश्य। सामान्य अब आपको 35, 36, 37, 38 दूसरे दिन आप बताएंगे, पहले आप बता देते हैं सामान्य उद्देश्य क्या है। सामान्य उद्देश्य तात्पर्य है बिल्कुल जमाव का हर सदस्य। सेक्शन 149 कहता है 34, 149
34 149 दोनों का लायबिलिटी की बात करता है। ध्यान दीजिए 34 कहता है समान आशय, 149 का समान उद्देश्य। इसमें है समान उद्देश्य को अग्रसर करते हुए कोई आपराधिक कार्य किया जाएगा जब कोई आपराधिक कार्य 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा, कोई आपराधिक कार्य 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी भी विरुद्ध जमाव के सदस्य होने के नाते कोई आपराधिक कार्य किया जाता है। उस आपराधिक कार्य में हर व्यक्ति को विरुद्ध जमाव के नाते दोषी माना जाए 149 के नाते। अब आपको दोनों में अंतर बता देते हैं। 34वें व्यक्तियों की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। 34 में शारीरिक और मानसिक दोनों उपस्थिति होती है। 149 में शारीरिक उपस्थिति पर्याप्त है। और 149 में 34 में व्यक्तियों की संख्या 2 या 2 से अधिक है। 149 में व्यक्तियों की संख्या 5 या 5 से अधिक है। विरुद्ध जमा होना चाहिए। ठीक है, रखिए।